नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने हम लोग आए हैं आज। उसका कारण ये है कि कोरोना वायरस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम लोगों को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क मिलता है और बहुत ज़्यादा टाइम वर्क हमें देना पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। आज हम लोगों ने आपके लिए टाइम निकाला है और आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं मौसवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है और आंसर एक बार। तो क्वेश्चन है आपके सामने, यू आइडेंटिफाई साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन इन अ क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर हु इज रिसीविंग ब्यूमेटेनाइड एंड डिगॉक्सिन। व्हाट डज यू डिटरमाइन इज द कॉज ऑफ डिप्लीशन। देखिए क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो क्या ले रहा है, ब्यूमेटेनाइड ले रहा है और साथ साथ में डिगॉक्सिन भी ले रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसका कारण क्या है, कि ऐसा क्या काम कर रही होगी ये जो ये सोडियम पोटेशियम ये कम हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। डी, इनएडिक्वेट ओरल इनटेक। देखिए ओरल इनटेक से कोई लेना देना नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। सी, कंटिन्यूस डिस्निया। कंटिन्यूस डिस्निया भी कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है शायद डिस्निया जो होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्यूमेटेनाइड हो सकता है, लेकिन ये कारण नहीं होगा इसका कि क्या कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, कि आप सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो रहा है। नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि जो डिगॉक्सिन हो, ये ब्यूमेटेनाइड हो, ये एक्चुअली करती क्या है कि हेनलेज जो लूप होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके एक्ट करती है और वहाँ से क्या करता है कि सारी, चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो, स्पेशली जो है पोटेशियम पे एक्ट करते हैं, तो उनको क्या है यूरिन के थ्रू वो आउट कर देते हैं, ठीक है। उनको रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो इसकी वजह से क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डाययूरेटिक इफेक्ट काम कर रहा है सेम के सेम। डाययूरेटिक क्या करती है, सेम ऐसे ही इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से डाययूरेटिक थेरेपी की तरह ये काम कर रही है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो उसको जाके फॉलो करें। वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हर दिन आपको क्वेश्चंस करवाते हैं और वीडियो बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं वहाँ पे, तो उसे जाके ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके पहले वो काम करें, फिर उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए 2 बार, आंसर लगाइए 1 बार। ये क्वेश्चन जो है ये CPR का है, कभी भी आ सकता है ये सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट रैपिड रिस्पॉन्स टीम एंड यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ कार्डियक अरेस्ट। एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आया था, ठीक है, उसको आप देख रहे हो। इसमें कार्डियक अरेस्ट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो याद रखिए कार्डियक अरेस्ट है यानी कि इसका मतलब है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। और हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होगा यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होगी हमारी बॉडी में। और ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, ब्रेन को, ठीक है। जब मैं आपको CVA पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि कितने सेकंड में क्या इफेक्ट होता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई ब्रेन को, कितने मिनट में डेड होती है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, 4 मिनट से लेकर 5 मिनट में अगर हमारी ब्लड सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ब्रेन को नहीं पहुंची तो ब्रेन की जो सेल है वो डेड होने लगती है। ब्रेन की सेल कौन सी होती है, हमारी न्यूरॉन। और जब न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी तो न्यूरॉन क्या होता है, दोबारा से अपने आप को रिजनरेट नहीं कर सकता, ना वो मल्टीप्लाई कर सकता है। जो एक बार न्यूरॉन बन चुका है यानी कि ब्रेन एक बार बन गया तो ब्रेन गया, तो उसके बाद दोबारा नहीं डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से ब्रेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो देखिए उस हिसाब से इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के आगे बढ़ें। देखिए फिर से सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट अरेस्ट
rapid response team and you must keep in mind when caring for a client who had a cardiac arrest. ओके, तो अब ऑप्शन बढ़ते हैं। एज ऑफ द क्लाइंट, देखिए एज ऑफ द क्लाइंट से कोई लेना देना है ही नहीं बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल फालतू सा ऑप्शन है, तो इसको पढ़ो ही मत, ठीक है। ऑप्शन बी, हाउ लॉन्ग द पेशेंट वॉज एनॉक्सिक। एनॉक्सिक क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बात तो सही है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी यानी कि अनऑक्सिक है पेशेंट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्यों होगा आंसर राइट? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से बी राइट आंसर है। ऑप्शन सी, हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट बिफोर द अरेस्ट। देखो हार्ट रेट से कोई लेना देना नहीं होता है, और भी खास करके बिफोर अरेस्ट आने से पहले की हार्ट रेट कितनी थी, ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हो सकता था अगर शॉक की कोई कंडीशन होती है तो, लेकिन हार्ट रेट बाद की बात होती है। शॉक में क्या होता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर हार्ट रेट की जगह हार्ट में रिदम भी दिया होता ना, तब भी हम मान सकते थे, लेकिन ये कोई लेना देना है नहीं, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। इमरजेंसी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि मेडिकेशन देना आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं होता है ये सब, ठीक है। बिना ये किसका होता है, HCP का काम होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, ठीक है। तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी, हाउ लॉन्ग द पेशेंट वॉज एनॉक्सिक। कितनी देर तक, अगर पेशेंट को 2-3 मिनट हो गया तो हमें फटाफट से उसे क्या देनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको 2 बार पढ़िए और आंसर 1 बार लगाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। देखिए फिर से ये क्वेश्चन CPR से लिया है, ठीक है। एक पेशेंट है जो कैसा है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, होश में नहीं है अपने, और अनरिस्पॉन्सिव है, और आपने अनरिस्पॉन्सिव यहाँ दिया हुआ है, यानी कि आपने उसको बोल दिया है कि हेलो भाई ठीक हो नहीं हो, और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार किसी ना किसी क्वेश्चन में ये आता रहता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CPR में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, कितना कंप्रेशन देना है, क्या कुछ करना है, प्रोटोकॉल क्या क्या है, नया जो रिवाइज प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, ठीक है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पेशेंट है जो क्या हो गया है, अनकॉन्शियस है और साथ साथ में अनरिस्पॉन्सिव है। देखिए अनरिस्पॉन्सिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि आपने उसको एक बार रिस्पॉन्स से पूछ लिया है कि भाई क्या आप ठीक हो, यानी कि पेशेंट पड़ा हुआ है नीचे, आपने पूछ लिया भाई क्या आप ठीक हो, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है, तो उस टाइम पे आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए मंगवाना है। क्या करवाना है आपको, एक्स्ट्रा हेल्प को कहना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपके अगल बगल में कोई हो, उनको आपको बोलना है मेरी हेल्प करो, या हो सकता है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल करनी है, ठीक है। और अगर एम्बुलेंस कॉल नहीं करनी है तो आपको क्या कर सकते हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको कौन सा एक कोड एक्टिवेट करना है। कौन सा कोड एक्टिवेट करना है आपको कोड एक्टिवेट करना है, वो है ब्लू कोड, ठीक है, कोड ब्लू जो हम जिसे कहते हैं। कोड ब्लू स्पेशली किसके लिए होता है, CPR के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है और आ सकता है, ठीक है। तो देखिए आंसर आपको तो वैसे ही मिल गया, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखो अ क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कोड एक्टिवेट करना है, ठीक है। कोड एक्टिवेट करने का हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग तरीका होता है। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है चेक फॉर द रेडियल पल्स, ठीक है। ऑप्शन बी कान की जगह, रेडियल पल्स की जगह कौन सी पल्स होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, और कितनी देर तक करनी होती है हमें चेक, ठीक है, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन बी तो नहीं होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो होती है हमारी कोड ब्लू। ऑप्शन सी, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, डायरेक्ट आपको स्टर्नम को कंप्रेस नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी कैंसिल। गिव 4 फुल लंग इन्फ्लेशन, सबसे पहले ऑक्सीजन आपको नहीं देनी है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ।
ए इज़ द राइट आंसर। और कोड आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि कोड ब्लू है तो कोड रेड भी पूछ लेता है कई बार। कोड रेड किसके काम आता है? फायर के लिए पूछा जाता है। इस बार रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि कोड पिंक किसके लिए होता है, ठीक है। कोड पिंक वैसे अगर देखा जाए तो कोड पिंक जो होता है वैसे तो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है वो होता है चाइल्ड एब्डक्शन से, ठीक है। बच्चों का जो अपहरण होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है हमारा कोड पिंक, ठीक है। वैसे ही कोड पिंक वुमेन्स के लिए भी होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन आया था वो उसमें चाइल्ड एब्डक्शन के लिए होता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे कोड्स होते हैं, कोड ब्लैक होता है, कोड हमारा पर्पल होता है, वो सब आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, आंसर लगाइए आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कंप्लीटिंग अ हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का क्वेश्चन आया है, वो भी कौन सा? कंप्लीट, ठीक है। एक पेशेंट है और वो किस चीज़ का है? हार्ट ब्लॉक का। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। हार्ट ब्लॉक मतलब ये है कि जब एसए नोड से जो इम्पल्सेस है वो क्या हो जाए? एवी नोड में या पूरे नीचे पुरकिंजी फाइबर्स में, ठीक है। जो इम्पल्सेस है वो क्या हो जाए? या तो कम हो जाए यानी कि डिक्रीज हो जाए एक, या फिर बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है। ये तो डिक्रीज हो जाए या बंद हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट ब्लॉक। कैसे याद रखेंगे? हार्ट ब्लॉक मतलब ये है कि जैसे कि हमारा क्या होता है, सड़क ब्लॉक कर देते हैं ना लोग, कि जो रास्ता होता है जाने का, अगर उसको ही मैं बंद कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, रोड ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। तो सेम चीज़ हार्ट के साथ भी, करंट जाना था लेकिन करंट को हमने क्या करना है? ब्लॉक करना है, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि एमआई का मोस्ट कॉमन फेवरेबल कंडीशन होती है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा? करंट आगे नहीं जा रहा है। अब करंट आगे नहीं जा रहा है यानी कि इम्पल्सेस आगे नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या करेगा? हमारा जो एवी नोड है वो खुद से क्या करेगा? करंट जनरेट करेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पेस मेकर, एसए नोड को, और इस एवी नोड को सेकेंडरी पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो हार्ट रेट जो होनी थी नॉर्मली कितनी होती है? हार्ट रेट 60 to 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। जो एवी नोड की जो हार्ट रेट को मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है वो होती है कितनी? 40 to 60 बीट पर मिनट, ठीक है। यानी कि पहले से क्या है? कम है, ज़्यादा कम हो गई, यानी कि ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। कब? जब हार्ट ब्लॉक होगा, राइट, ठीक। तो अब देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द क्लिनिकल इंडिकेटर इज द मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कंप्लीटिंग अ हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसमें क्या होता? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मतलब ये है कि एसए नोड से एवी नोड में कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म। अब इसकी वजह से अब कौन एक्टिवेट हो गया? हमारा एवी नोड एक्टिवेट हो गया और पुरकिंजी फाइबर खुद से एक्टिवेट हो गए। वो कितना करंट जनरेट कर पा रहे हैं? 40 to 60, यानी कि क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया। तो उसकी वजह से क्या साइन सिम्टम मेन है जो आपको क्या रखना है याद। तो अब देखो इसमें क्या है, नीचे से हम ट्राई करते हैं। हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस अभी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा लेट की कंडीशन है, जब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा? देखो वो ऐसे होगा कि अब हार्ट क्या हो जाएगा? बहुत ही धीरे धीरे क्या करेगा? पंप करेगा, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया होने लग गया है, ठीक है। अब बहुत ही धीरे धीरे पंप करने लग रहा है, तो उस वजह से हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी। अब बहुत ही स्लो ब्रेन में जा रही है ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से, ठीक है, क्या हो सकता है कि ब्रेन डेथ हो सकती है, लेकिन वो बहुत बाद में होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले क्या होगा? ब्रेन में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से ब्रेन हमें क्या होते हैं? चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आएंगे और हम नीचे से गिर जाते हैं। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉन एज सिंकोप, यानी कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं? सिंकोप कहते हैं, या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो फेंटिंग, ठीक है। देखो तो आंसर सही कौन सा हो गया हमारा? ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। हेमीपैरेसिस क्यों नहीं होगा, ये बहुत ही लेट की कंडीशन है, ठीक है, जब सीवीए या स्ट्रोक हो जाएगा। दूसरा बी, हेडेक, कोई लेन देना नहीं है भाई। टैकीकार्डिया, देखो जस्ट मैंने बोला क्या, टैकीकार्डिया होगा या ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया तब होता है जब 100 से ज़्यादा हो जाएगी हार्ट बीट, तो बी तो सी तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, ए, सिंकोप इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बार बार आने वाला ये सवाल है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो दिया है कि यू आर परफॉर्मिंग कार्डिक compression on an adult patient, how far must you depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillator is available। एक पेशेंट है, वो अनकॉन्शियस है, उसको आप CPR दे रहे हो, लेकिन अभी तक हमारे पास क्या नहीं है, डिफिब्रिलेटर नहीं है। लेकिन जब तक डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता है तब तक आपको कितनी डेप्थ, यानी कि हाउ फार, ये क्या पूछा है आपसे, डेप्थ पूछ रहा है यहाँ पे कि CPR की जो डेप्थ है कंप्रेशन की स्पेशली, वो कितने कंप्रेस हम करेंगे, वो भी खास करके कौन से वाले पेशेंट में, एडल्ट पेशेंट में, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें जब कभी भी हम CPR देते हैं और कंप्रेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर बात करी जाए किसकी, एडल्ट पेशेंट की, तो कंप्रेशन हमें कितना देना है, हमें कंप्रेशन देना होता है 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। लोअर स्टर्नम में हमें प्रेस कितने देर तक, कितने नीचे करना है, 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम इंच में कन्वर्ट करें तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक हम दे सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, एंड बचा कौन सा हमारा, 2 to 2.5 इंच। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन से में आते रहता है ये, ठीक है, बहुत सारे बार ये आया हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि चाइल्ड में कितना कंप्रेस करना चाहिए हमें, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है कार्डियक कैथेटराइजेशन से, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सेम आपको करने का तरीका याद रखना है कि क्या, कि 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और एक बार आंसर को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि 2 hours आफ्टर अ कार्डियक कैथेटराइजेशन that was accessed via the right femoral root, client complained of numbness and pain in the right foot, what action should you take first। देखो एक पेशेंट है जिसके हमने क्या किया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, ठीक है, और मान लीजिए ये उसका क्या है, दायां पाँव है, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमने इंसर्ट करी है क्या, उसके कैथेटर इंसर्ट किया है फिमोरल रूट से, और वो कहाँ डाला है हमने, उसके हार्ट में, ठीक है। अब देखो जब कभी भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसको हमें चेक करना है, उसकी क्या पल्स को हम चेक करते हैं, ठीक है, वो भी स्पेशली कौन सी पल्स को। मान लीजिए हमने यहाँ पे रप्चर किया है, अब रप्चर किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी एक। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शायद यहाँ पे क्लोट बन जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आगे जो सर्कुलेशन था वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो आगे क्या हो जाएगी, हमारी सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, राइट। तब देखो यहाँ पे इसलिए हमें क्या करना है, नीचे डिस्टल यहाँ से हमें क्या करना है उसका, चाहे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्या उसकी पल्स हमें चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 घंटे पहले आया था पेशेंट, ठीक है, अब कंप्लेन क्या कर रहा है, नमनेस एंड पेन की आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन की, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक्शन क्या करोगे कि पेशेंट आपको बोल रहा है कि मुझे पेन और नमनेस हो रही है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉल द HCP। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करने की इतनी जल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमेशा ये आपको ये रखनी है कि हमको पहले खुद एसेस करना है क्या ये बात सच भी है या गलत है, ठीक है। तो देखिए, तो ए इज़ नॉट द राइट आंसर। अब बचा बी, चेक द क्लाइंट्स पीडल पल्स, बिल्कुल सही है, क्यों, हमें आगे जाके चेक करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। फिर सी, टेक द क्लाइंट्स BP, ब्लड प्रेशर से लेना देना कुछ नहीं है कार्डियक कैथेटराइजेशन में, ये तो फालतू चीज़ है, ठीक है। डी, रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड, ये रिकॉग्नाइज करो कि ये नॉर्मल है, नहीं भैया ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अगर पेन और नमनेस हो रही है आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो डी नहीं आंसर। तो राइट आंसर क्या है हमारा
कि उसकी पीडल पल्स हमें चेक करनी है। ठीक है, बहुत सारे इस क्वेश्चन में ऐसा आता है कि पीडल पल्स की जगह वहाँ पे लिखा होगा डिस्टल पल्स हमें चेक करनी है। ठीक है, डिस्टल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि जो दूर वाली पल्स हमें चेक करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो, और वहाँ हम बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन हम करवाते रहते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करवाते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हम दिखाते रहते हैं वहाँ पे, और साथ ही में हम रेगुलर बेस पे ऐसे क्वेश्चंस भी हम करवाते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और टेंशन फ्री रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।